students to all. In previous video we learned about the French revolutions. In that video we come to know what are the causes of the French revolution, what is subsistence crisis, and today we will come to know the events that take place during the French revolution. What were the events? When the French revolution take place, the philosophers give their participants. तो आफ्टर इट इसके बाद ये हुआ कि वहाँ पर जो लुई 16 जब असेंबली हुआ थ्रोन पर, तो उसने ये स्टेट जनरल की असेंबली बुलाई। तो पहले ये होता था कि ये जो किंग होते थे गवर्नमेंट फैमिली के, वो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाते थे। जब उनको टैक्स भरना होता था या दूसरे कोई सुधार करने होते थे तो वो मीटिंग कॉल करते थे। तो ये मीटिंग जो इस बार की थी ये काफी समय बाद है। तो लुई 16 ने जो मीटिंग बुलाई स्टेट जनरल की, वो वर्सलीज का जो महल था, जो पैलेस था, उसमें बुलाई कि नए टैक्स जो हैं वो क्रिएट किए गए, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया था। जो कर्ज था 2 बिलियन लिप्रे से बढ़कर के 3 बिलियन लिप्रे हो गया था। तो उस टैक्स को कवर करने के लिए, उस जो लोन था, जो कर्ज जो डेट था, उसको कवर करने के लिए ये टैक्स बढ़ाना जरूरी था। तो टैक्स बढ़ाने के लिए लुई 16 ने 5 में 1789 को स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। अब जब मीटिंग बुलाई तो इसमें फर्स्ट और सेकेंड स्टेट, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट इसमें कौन आते थे? क्लर्जी और नोबिलिटी आते थे। तो इनके रिप्रेजेंटेटिव आए और सबके 300 क्लर्जी थे तो 300 नोबिलिटी थे, और इसमें 600 रिप्रेजेंटेटिव पहुंच गए एक थर्ड क्लास के, थर्ड स्टेट के। और अब जो है, जैसा कि बताया जा चुका है कि थर्ड स्टेट में अब जो एजुकेटेड, जो मिडिल क्लास था, उसका पार्टिसिपेंट ज़्यादा हो गया, वो लोग ज़्यादा थे। तो इतने लोग वहाँ पहुँचे, तो जब वहाँ पर बैठाने की व्यवस्था हुई तो एक दूसरे के फ्रंट में आमने सामने क्लर्जी और नोबिलिटी बैठे, और पीछे कर दिया गया इस मिडिल क्लास वालों को जो कि एजुकेटेड। तो स्टेट जनरल में जो वोटिंग होती थी किसी विषय में, जैसे इसमें टैक्स बढ़ाने की वोटिंग की बात थी, तो इसमें यह हुआ कि पहले ये रूल था कि हर, जैसे एक स्टेट के लिए एक, वो रिप्रेजेंटेटिव पर डिपेंड नहीं करता था कि आपके कितने रिप्रेजेंटेटिव वहां पर गए हैं। एक, जैसे एक क्लास है तो एक हो, तो इस आधार पर वोटिंग होनी थी। लेकिन थर्ड स्टेज के मेंबर जो फिलोसफर्स थे, जो एजुकेटेड पर्सन थे, इन्होंने कहा कि वोटिंग इस बेस पर नहीं होगी, वोटिंग होगी जैसे आजकल होती है डेमोक्रेटिक बेस, 1 पर्सन 1 वोट, 1 रिप्रेजेंटेटिव 1 वोट की मांग इन लोगों ने की। इन लोगों ने जब ऐसी मांग की तो किंग, जो वहां का राजा था लुई 16, वो इनकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब इनकी डिमांड को वहां पर नहीं एक्सेप्ट किया गया तो थर्ड स्टेट के मेंबर्स वहां से वॉकआउट कर गए। अब वहां से वॉकआउट कर गए, वॉकआउट करने के बाद क्या हुआ, वे लोग यहां से चले गए। तो 5 मई को मीटिंग थी, वो लोग
वॉकआउट किए। तो जो 20 जून 1789 को वहां का मिराबी एक लीडर थे, मिराबी और अबे सईद, इन्होंने, ये लोग जो है वहाँ के एक टेनिस कोर्ट था, इंडोर टेनिस कोर्ट वर्सलीज में, वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हुए और एक असेंबली इकट्ठे हुए, सारे रिप्रेजेंटेटिव, थर्ड स्टेट के सारे रिप्रेजेंटेटिव वर्सलीज के टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए और उन्होंने डिक्लेयर किया, कि ये जो असेंबली है तब तक डिस्पर्स नहीं होगी, ये तब तक भंग नहीं होगी जब तक कि हम लोग राजा की शक्तियों को, पावर्स ऑफ द मोनार्च, किंग की पावर्स को सीमित नहीं कर देते हैं। कैसे? बाय कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन बना करके जब तक हम लोग इस मोनार्च की पावर को लिमिट में नहीं ला देते तब तक हम लोगों की असेंबली भंग नहीं होगी। इस ढंग की शपथ या इस ढंग की घोषणा इस असेंबली ने किया। और इसके लीडर कौन थे? मिराबी और अबे सईद। अब ये कौन थे? ये मिराबी और अबे सईद कौन थे? मिराबी जो है एक नोबल फैमिली का था, मतलब काफी अच्छे घराने का था, जमींदार घराने का था, लेकिन वो इस बात से सहमत था कि सबको जो है समान अवसर मिलना चाहिए सोसाइटी में। किसी जो फ्यूडल लोगों को, सामंतवादी लोगों को जो प्रिविलेज मिले हुए हैं, विशेष अधिकार मिले हुए हैं, यह नहीं होना चाहिए। ऐसा मानना था किसका? मिराबी का। मिराबी ने क्या किया कि उसने एक जर्नल मतलब क्या होता है? पत्रिका। उसने एक पत्रिका निकाली और पत्रिका भी निकाली, और जो वहां पर भीड़ जमा थी, क्राउड जो जमा थी, कहां पर? वर्सलीज जहां पर मीटिंग लगाई गई थी, तो वहां पर उसने एक बहुत ही प्रभावशाली जोरदार स्पीच दी, भाषण दिया, और उसके भाषण से लोग काफी प्रभावित हुए उसके स्पीच। और अबे सईद जो कि एक प्रीस्ट था, पादरी, पूजा करने वाला, उसने भी एक काफी प्रभावशाली भाषण दिया और एक पैम्फलेट निकाला जिसका नाम था कि व्हाट इज द थर्ड स्टेट। ये थर्ड स्टेट है क्या? ये बताने के लिए लोगों को कि इसमें कितनी पावर है। थर्ड स्टेट तो पब्लिक का था, थर्ड स्टेट में की पॉपुलेशन ज्यादा थी लेकिन उसके राइट कम थे। क्लर्जी और नोबिलिटी की पॉपुलेशन कम थी लेकिन उनके राइट अधिक थे। तो जनता की शक्ति को, पब्लिक पावर को उसने इसमें बताया है कि थर्ड स्टेट क्या है, जिससे कि लोग रिवॉल्यूशन के लिए तैयार हो सकें। इन दोनों ने ऐसा कहा। अब आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, एक क्रांति शुरू कैसे हुई? जब वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम चल रहा था, वहां के फिलासफर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, ड्राफ्टिंग कर रहे थे उसकी, तो फ्रांस में जो है एक क्रांति की लहर अंदर अंदर दौड़ रही थी। कैसे, क्यों दौड़ रही थी? क्योंकि लोग दुख में थे। दुख में क्यों थे? उन्हें खाने के लिए नहीं कुछ मिला। रियॉर्ड्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ब्रेड, वहां का मुख्य भोजन ब्रेड है, तो ब्रेड नहीं मिल रहा था लोगों को खाने के लिए, इसलिए वहां पर एक पूरा फ्रांस, जिसे कहते हैं कि रियॉर्ड्स, आंदोलित हो रहा था। फिर क्या हुआ? 14 जुलाई 1789 को यह र्यूमर मीन्स अफवाह फैली कि जो राजा है वहां का, उसने ट्रूप्स भेज दिया इस आर्मी, और उसी देर में इन ट्रूप्स को, इस आर्मी को ऑर्डर करेगा कि पब्लिक पर फायर।
तो इसलिए करीब 77,000 लोग जो है वहाँ इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद उन्होंने वास्तविक की जेल को तोड़ करके नेस्तनाबूद कर दिया और उसके अंदर जो कैदी थे उनको छुड़ा लिया। तो और इसलिए तोड़ा क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि यहाँ पर कुछ एमिनेशन हथियार रखे होंगे, तो हथियारों क्रांति में हथियारों की जरूरत पड़ती है, तो उसी की चाह में उन लोगों ने उसको तोड़ डाला। और कारण था कि वास्तविक की जो जेल जो थी वो राजा की जो डिक्टेटरशिप थी उसकी प्रतीक थी, क्योंकि जो भी राजा के खिलाफ जाता था वो लुई 16 या उसके पहले के उसमें उसको उठा करके उसी वास्तविक की जेल में बंद कर दिया। तो नेक्स्ट इसके अलावा क्या हुआ? अब क्या हुआ कि गांव देहातों में लोग जो हैं, जो गांव के किले होते थे उन पर अटैक कर दिया। जो जमींदार थे उनको मार मार के भगा दिया। बहुत से लोगों को तो अपना राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य में जाकर के शरण लेनी पड़ी थी इस पब्लिक प्रोटेस्ट के। और यहीं से ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो क्या हुआ इसके आगे? होता है कि 1789 में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के तैयार हुआ और 4 अगस्त को लुई 16 में को एक पूरी तरह विश्वास हो गया कि अब ये लोग मानने वाले नहीं हैं, और उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार कर लिया, उस पर अपनी सिग्नेचर कर दी, जिसमें किंग की पावर को लिमिट किया। और क्या हुआ कि ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड a decree abolishing feudal system of obligation, taxes, privileges, tithes and land confiscated from church। 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने एक ऐसा कानून पास किया, डिक्री कानून, जिसमें कि जो फ्यूडल सिस्टम था, सामंतवादी जो व्यवस्था थी, वो खत्म हो गया। और क्या किया? जो विशेष अधिकार प्रिविलेज जो मिले हुए थे नोबिलिटी ऑफ क्लर्जी को उसको भी समाप्त करने का कानून बनाया हम लोगों ने। और फिर जो चर्च को जमीन मिली हुई थी, जैसे मंदिरों को यहाँ इंडिया में जमीन दी गई थी, उन सबको वापस राज्य ने दे दिया कि इनको चर्चों को जमीन नहीं दी जाएगी। ऐसा लेने से करीब 2 बिलियन लिब्रे का गवर्नमेंट को तुरंत लाभ चर्चों की जमीन से। अब देखिए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द फ्रेमिंग ऑफ the constitution in 1791 with an aim to limit the powers of monarchs। 1791 में इस असेंबली ने कानून बना करके तैयार कर लिया, जिसमें कि मोनार्क अर्थात राजा की पावर को कम किया गया था। और ये जो राजा की पावर को कम किया गया, तो अगर किसी एक हाथ में दे दिया जाता तो वही स्थिति होती, डिक्टेटरशिप वाली। इसलिए इसकी पावर को, पूरे स्टेट की पावर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। वो कौन कौन थे? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन तीनों में, और इससे जो राजा तो रहा है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल किंग हो गया कि जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा किंग को उसको उस बात को फॉलो करना होगा। अब वो निरंकुश शासक नहीं रहेगा कि जैसा कि इसके पहले हुआ करता था। अब उसके बाद उसके ऊपर भी संविधान का अंकुश लग गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
1791 vested the power to make laws in the assembly, which was indirectly elected. Citizens voted for a group of electors who in turn choose the assembly. जो ये जो कानून बना था इसको कुछ रिप्रेजेंटेटिव ने बनाया था। अब क्या होता था, पब्लिक जो है अपने में से रिप्रेजेंटेटिव चुन करके भेज देती थी और वो चुनने वाले और रिप्रेजेंटेटिव जो है चुनते थे, वो जो असेंबली में जाते थे उनका चुनाव करते थे। मतलब इनडायरेक्ट चुनाव हो करके वो लोग असेंबली में जो पहुंचते थे वो रहते। अब रिप्रेजेंटेटिव बन कौन सकता था, इसके लिए कुछ शर्तें थी। पहले कि उसको 25 इयर्स ओल्ड होना चाहिए। दूसरी बात है कि जो 3 डेज वेजेस के बराबर टैक्स देता, मतलब 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो टैक्स देता हो गवर्नमेंट को, वही उसी को रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार था। एक बात हो कि नेक्स्ट दिया होगा, नहीं तो ये जो लेडीज थी और बच्चे थे और जो बुजुर्ग थे इनको वोटिंग से बाहर रखा गया, और जो बहुत अधिक गरीब थे इनको भी बाहर रखा गया था। इनको वोट देने की कोई राइट नहीं। इनको पैसिव सिटीजन कहा जाता था। जो वोटिंग करते थे, मतलब पॉलिटिक्स में एक्टिव रहते थे, उनको एक्टिव सिटीजन, और जिनको वोटिंग की राइट नहीं थी, जो वोट नहीं दे सकते थे, उनको पैसिव सिटीजन। और जो असेंबली में जो जाते थे उनको बहुत अधिक जो टैक्स देता था वो असेंबली में जा सकता था। मतलब एक तरह से बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति, बहुत अधिक टैक्स देने, टैक्स पे जो है वही असेंबली में जा सकता था रिप्रेजेंटेटिव बन करके। साधारण आदमी का वहां कोई भी जा रहा। अब संविधान ने वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें राइट्स ऑफ मैन, मतलब आदमी मैन के राइट और वहां के जो सिटीजन्स है उनके राइट को स्पष्ट बताया। और उस राइट में क्या था, जो आजकल फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे यहाँ भी हैं, जैसे राइट टू लाइफ। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि सबको अपना जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता, यह फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की देन। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपनी राय रखने की स्वतंत्रता। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। और इस लॉ वेर स्टेब्लिश्ड एंड नेचुरल एंड इनएलिजिबल राइट्स। ये जो लॉ थे, कहा गया कि किसी भी स्थिति में ये जो आदमी के 3 राइट्स हैं इनको छीना नहीं जा सकता है, इनको कम नहीं किया जा सकता। और ये सारे अधिकार आदमी को जन्म से ही मिले होते हैं, ईश्वर प्रदत्त होते हैं, इनको छीना नहीं जा सकता। इट वॉज मेड द ड्यूटी टू स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन नेचुरल राइट्स। ये जो तीनों नेचुरल राइट्स हैं, इसकी रक्षा करना हर राज्य का, एवरी स्टेट का जो है कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी बनती है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि आदमी जो है वो जन्म लेता है, स्वतंत्रता पूर्वक जन्म लेता है और स्वतंत्रता पूर्वक उसको जीने का अधिकार है, और बराबरी के अधिकार से उसको जीने का अधिकार है। और जो सभी शक्तियां हैं वो राष्ट्र में नहीं, मतलब राज्य से बढ़ करके और दूसरा कोई नहीं हो सकता है।
एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ राइट्स ऑफ द मैन। और हर राजनीतिक संस्था का उद्देश्य आदमी के अधिकारों की रक्षा करना ही होना चाहिए। Liberty consists of the power to do whatever is not injurious to others, and law has the right to forbid only actions that are injurious to society. Liberty consists of the power to do what is not injurious to others. और राज्य को उन्हीं शक्तियों जो दूसरे के लिए अहित करना हो ऐसे ही शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। उदारता वहीं तक होनी चाहिए। इससे किसी का नुकसान ना हो। लाइक द एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विश। अब इसमें बताया गया कि लॉ क्या है? लोगों की इच्छाओं को, जो पब्लिक चाहती है देश की हमारी, उसकी इच्छाओं को व्यक्त करना और समाज को चलाना, यही जो है लॉ है। ऑल सिटीजन्स हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन लॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और कानून को बनाने में, लॉ को बनाने में सारे सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन का अधिकार है। सारे सिटीजन्स अपनी राय जो है इसमें दे सकते हैं। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट। और कानून के समक्ष सारे सिटीजन्स जो है वो समान है ही। नो मैन मे बी एक्यूज्ड, अरेस्टेड और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ। और जब तक कोई भी लॉ का उल्लंघन नहीं करता है, कानून का उल्लंघन नहीं करता है, तब तक उसको किसी भी स्थिति में अरेस्ट नहीं किया जा सकता और ना ही उसे कोई सजा दिया जा सकता। अब क्या हुआ नेक्स्ट इवेंट में देखिए, द सिचुएशन इन फ्रांस। ये जो सब हो रहा था इस समय फ्रांस की सिचुएशन जो है वो काफी जो है तनावपूर्ण थी। कारण ये था कि फ्रांस में तो डेमोक्रेसी आ रही थी, तो बाकी जो राज्य थे अगल बगल के वो इससे बहुत परेशान थे, क्योंकि वहां राजशाही थी। वो परेशान थे कि फ्रांस में अगर डेमोक्रेसी आ गई तो हमारे यहाँ की पब्लिक जो है ऐसे रिवॉल्यूशन करके हम लोगों को हटा देगी और हम लोग किसी काम के नहीं रहेंगे। तो इस तरह से बाहर के लोग जो है काफी परेशान थे और यहाँ की सिचुएशन जो कंजर्वेटिव थे वो भी नहीं चाहते थे कि स्थिति बदले इस ढंग से। लुई 16 ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को साइन तो कर दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो प्रूसिया के राजा से संपर्क भी किए हुए, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के राजा से, कि वो लोग सेना भेजें, अपनी मिलिट्री भेजें, जिससे हम इन रिवोल्यूशनरीज को फिनिश करके और फिर अपना राज्य स्थापित कर सकें। उनके ऑलरेडी कॉन्टेक्ट। और ऐसा कुछ होता, रसिया जब प्रूसिया से आर्मी आती लुई 16 की सहायता के लिए, इसके पहले ही इस नेशनल असेंबली ने रसिया और प्रूसिया, ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। सॉरी, इसके पहले अगर हमने रसिया कह दिया तो है प्रूसिया और ऑस्ट्रिया। अब फ्रेंच आर्मी sang Marseillaise song composed by poet रॉबर्ट डी लेस्ले। तो ये जो पोएट है रॉबर्ट डी लेस्ले, इन्होंने एक, जैसे यहाँ हमारे यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया, उन्होंने इसको राष्ट्रगान गाया है, वैसे वहाँ का मार्शलाइज, वहाँ के राष्ट्रगान को कहा जाता है। गाते हुए जो है फ्रेंच आर्मी जो निकल पड़ी लड़ाई के लिए। और वैसे बता दें कि मार्शलाइज इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले ये राष्ट्रगान मार्सेलो के लोगों ने गाया था, तभी से इसका नाम मार्शलाइज। रिवोल्यूशनरी wars against brought losses and economic difficulties to the people। इस क्रांतिकारी लड़ाई से लोगों
कि लोगों में जो है काफ़ी कठिनाइयाँ आ गई थी लोगों के बीच, चाहे इकोनॉमिक डिफिकल्टी हो या और भी नुकसान हो, ये काफ़ी डिफिकल्ट लाइफ लोग सर्वाइव कर रहे थे अपनी। तो अब नए नए जब समस्याएं आई उसके समाधान के लिए भी रास्ते निकले। वो कैसे निकले कि जो मेल थे, जो पुरुष वर्ग था, वो तो लड़ाई पर चला गया था, तो घर में जो है घर को चलाने का काम वुमेन्स को मिला हुआ था। तो क्या हुआ कि लार्ज सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट रिवॉल्यूशन हैड टू कैरी फर्दर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 gave political right only to the richest section। अब एक बहुत बड़ा पढ़े लिखे, तो मैंने कहा कि पढ़े लिखे लोग हो ही गए थे, तो स्थिति अब इस पर बहस छिड़ गई कि ये जो संविधान ने एक धनी वर्ग को सबको सारे राइट्स दे दिए, क्योंकि असेंबली में पहुंचने वाले वही थे। तो अब ये बहस छिड़ गई जगह कि पहले तो राजा था, अब ये धनाढ्य वर्ग जो नया हो गया, चाहे व्यापारी हो या और हो, तो वो असेंबली में पहुंच गए और गरीब को पूछने वाला कोई नहीं। इस पर बहस छिड़ गई। और फिर क्या हुआ, और इस पर बहस करने के लिए जो पॉलिटिकल क्लब थे उसमें लोग जाते थे और जो राजनीति पर चर्चा, पॉलिटिक्स पर काफ़ी डिस्कस किया करते थे। इस और गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं इस पर भी बहस हुआ करती थी। और उस समय सबसे सक्सेसफुल पॉलिटिकल क्लब में जैकोबिन, जिसका नाम आप लोग पढ़ेंगे, टीपू सुल्तान, वो जैकोबिन क्लब का मेंबर था। तो वही जैकोबिन क्लब जो है उस समय काफ़ी मशहूर हुआ, और इस जैकोबिन क्लब को एस्टेब्लिश करने वाले थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, और इसको जैकोबिन नाम पड़ा था सेंट जैकब के नाम पर। एक कैसे एस्टेब्लिश हुए, 10 अगस्त 1792 को जैकोबिन क्लब ने टुलरेस के पैलेस पर अटैक कर दिया और जो किंग्स के गार्ड थे उनकी हत्या कर दी और राजा को बंदी बना लिया। कुछ दिन महल में रखने के बाद उनको जो है जेल भिजवा दिया। और फिर क्या हुआ कि जैकोबिन, जैसे हमने बताया कि जैकोबिन क्लब के मेंबर तो एकदम गरीब लोग थे, जैसे छोटे दुकानदार हुए, किसान हुए, ये सब थे। तो एक अपना जो है उस पर नियंत्रण करने के बाद इन लोगों ने क्या किया कि सारे आदमी, जब तक जो गरीब थे वो नहीं वोट दे सकते। अब क्या हुआ कि उस पर इलेक्शन हुआ राजा को जेल में डालने के बाद, और 21 ईयर्स के आदमी या इसके ऊपर के लोग, सारे लोगों को वोटिंग करने की राइट मिल गई, चाहे उसके पास वेल्थ हो या ना हो, चाहे वो धनी हो या गरीब, सबको वोटिंग राइट्स मिल गई। और 21 सितंबर 1792 को असेंबली ने डिक्लेयर किया कि अब यहाँ राजशाही नहीं रहेगी, और फिर जो है लुई 16 को मौत के घाट उतार दिया गया। और यही हाल उसकी पत्नी क्वीन मैरी एंटोनिएटा का हुआ कि उसको भी मतलब मार दिए लोग, गुलोटिन कर दिए। गुलोटिन क्या होता है आगे आप देखेंगे। रॉबेस्पियर government issues laws placing a maximum ceiling on wages and ration। रॉबेस्पियर ने कहा कि एक ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जिसमें सभी को काम मिले और सभी को रोटी मिले, सबको रोजगार मिले। ऐसा लॉ बनाने के लिए रॉबेस्पियर ने इसकी वकालत की।
उसके बाद क्या हुआ कि जो किसान थे उनसे कहा गया कि तुम अपने ग्रेन्स को, अपने अनाजों को शहरों में भेजो, और गवर्नमेंट द्वारा जो फिक्स प्राइस है उसी पर अपने ग्रेन्स को, अपने अनाज को सेल करो, मुनाफाखोरी नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट द्वारा जो फिक्स प्राइस कर दी गई उसी पर, उसी रेट पर सिटीज में एक ग्रेन्स जो हैं वो सेल होंगे। और जो आटा जो काफी महंगा है, व्हाइट, उस पर बैन लगी और उसकी जगह पर सारे सिटीजन्स को ब्रेड के लिए, कि ब्रेड जो है सस्ती पड़ती थी, तो ब्रेड खाने के लिए इनकरेज किया गया कि आप ब्रेड लीजिए। इक्वलिटी वाज आल्सो सॉट टू द प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेस, और जगह जगह स्पीच, भाषण दे करके सोसाइटी के सारे लोगों को इक्वलिटी के प्रति जागरूक किया जाता था कि सारे लोग समान हैं। Instead of traditional sir and madam, all French men and women were henceforth citoyen and citoyenne। और अब कोई अब सर मैडम ना कर करके सारे मेन और वुमेन एक दूसरे को सिटोयन और सिटियोनी के नाम से बुलाते हैं। और चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस। जो चर्च थे वो बंद कर दिए गए और उनकी जगह पर उन बिल्डिंगों को लोगों के रहने के लिए या ऑफिस के लिए यूज किया जाने लगा। या तो सेना रहती थी इसमें या ऑफिसियल होती। इट्स ओके, आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।